हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर शिवेंद्र। देखिए, यूपी एपीओ में मेंस में जो 16 माइनर एक्ट्स हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ मैं बिहार में जो मेंस में 10 आपके माइनर एक्ट्स हैं उनको भी मैं पढ़ा रहा हूं। उन दोनों में ही एससी एसटी एक्ट को पूछा जाता है, या यूं कहें हम कि आप कोई भी मेंस का एग्जाम देंगे जहां पर एससी एसटी एक्ट पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम के लिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो आपका लेक्चर है वो आपके लिए यूजफुल होगा। आप कोई भी एग्जाम दे लें, आप मेंस के लिए एक बार पढ़ेंगे और यही पढ़ा हुआ हर एग्जाम में आपको काम देगा। और अलग से मान लीजिए जो मैंने क्वेश्चन करवाया, आंसर करवाया, उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप करने की स्थिति में रहेंगे। उतना मैं पढ़ा दूंगा कि आप उसको भी सॉल्व कर जाएं। मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको यह भी तरीका बताता चल रहा हूं कि मेंस में आपको कैसे लिखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो चलिए आइए आज फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है आज का कि आश्रित कौन होता है और उनके क्या अधिकार हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एससी एसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित यह आपका क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आश्रित कौन होता है और उनके क्या अधिकार होते हैं। अब आपको लग रहा हो कि यार आश्रित से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आश्रित तो छोटा सा है, 2-3 लाइन का, मगर यही आपकी गलतफहमी है। जहां आपकी सोच बंद होती है वहीं आयोग की सोच स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन कैसा आयोग बना देगा ये आपको भनक तक नहीं लगेगी। तो क्यों ना हम लोग आयोग से एक कदम आगे चलें। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन उस हिसाब से फ्रेम किया है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप करने की स्थिति में रहें। ठीक है, चलिए, आश्रित कौन होता है और उनके क्या अधिकार हैं। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। क्या क्या है? आश्रित कौन होता है, उसके बाद क्या पूछा गया दूसरा, उनके क्या अधिकार हैं। पहला तो आपको कौन है आश्रित ये बताना है, फिर उनके राइट्स क्या हैं उनके विषय में भी आपको बताना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर आपका स्टार्ट होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। आप देख रहे हैं एक्ट का पूरा नाम लिखा गया है। आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिख दीजिएगा कि ऐसे एससी एसटी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको पूरा एक्ट का नाम लिखना होगा कि इस फला एक्ट की इस धारा में ये बात कही गई है। शॉर्ट फॉर्म मेंस में नहीं चलता है, एग्जामिनर नहीं समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको पूरा नाम लिखना होगा। कुछ भी आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक चीज तो ये हो गया, एक हो गया मान लीजिए अधिनियम लिखते हैं। ठीक है, अधिनियम लिख के 0 बना दिया, ये भी नहीं चलेगा। पूरा अधिनियम लिखिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार आश्रित अर्थात डिपेंडेंट को सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के क्लॉज बी में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये लाइन एकदम सही होनी चाहिए कि कौन सा एक्ट है, उसके बाद कौन सा सेक्शन है, ये करेक्ट होना चाहिए। यही पे एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज तो एक तरीका ये हो गया, आप ऐसे लिख रहे हैं। दूसरा तरीका, समय को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये फला एक्ट की धारा के अनुसार, बस इतना करके अब आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं समय बचाने के लिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका पेज भरना है तो पेज भरने के लिए आप इस तरह थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। देखिए दोनों चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि क्वेश्चन आया और हमें आंसर लिखना है, मुझे आ रहा है तब तो ठीक है, अच्छी बात है, पेज है आप भर ले जाएंगे। भरने का मतलब है टू द पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, एलबी वाला नहीं लिखेंगे। और एक तरीका ये होता है कि हमें क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमें आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पेज छोड़ा गया है। जैसे एग्जाम में क्या होता है हमारे, आप एपीओ का देंगे या जुडिशरी का देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको पेज कितना दिया गया, इतना दिया गया, अब इसी में आंसर लिखना है। ऐसा तो है नहीं कि आप इतना लिख देंगे बस इतना छोड़ देंगे, 2 लाइन का लिख के इतना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपको अगर भरना है ना पेज, कम से कम यहां तक तो लाइए, एग्जामिनर की नजर में ये तो लगना चाहिए कि हाँ आपने वो पेज पूरा भरा है, पूरा लिखा है। तो ये लिखा मतलब एग्जैक्ट लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज ऐसे आप कर दीजिए। ठीक है,
तो क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार आश्रित अर्थात डिपेंडेंट को सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के डबल बी में परिभाषित किया गया है। अब आइए, आश्रित कौन है? पीड़ित के परिवार के वे सदस्य जो उस पर भरण पोषण के लिए निर्भर हैं, उन्हें आश्रित माना जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए, थोड़ा सा हम समझते हैं इसी लैंग्वेज में कि आश्रित होता कौन है। आश्रित के संबंध में यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई SC ST समुदाय का कोई सदस्य है और उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया है या उसकी हत्या कर दी गई है और पूरे परिवार में सिर्फ वही कमाने वाला था और उसी से पूरे घर का खर्चा चलता था। अब वो कमाने लायक रहा नहीं, हाथ पैर टूट गए, अब नहीं कमा सकता या उसकी हत्या हो गई है, तो अब उसके पीछे जितने लोग बचे हैं, जैसे माता पिता बुजुर्ग हैं, काम नहीं कर पाएंगे, अब बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी है, तो वो सभी लोग क्या माने जाएंगे? आश्रित माने जाएंगे, क्योंकि वो सभी लोग किस पे डिपेंड थे? उस व्यक्ति पर डिपेंड थे जिसका हाथ पैर तोड़ दिया गया है या जिसकी हत्या कर दी गई है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब इसी आश्रित को कहां डिफाइन किया गया है? SC ST एक्ट के सेक्शन 2 में इसको परिभाषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 2 में 2 क्लॉज हैं। ये जो आश्रित आप पढ़ेंगे वो सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में पढ़ेंगे और 1 के किस में है? डबल बी में इसे परिभाषित किया गया है। बात समझ में आ गई? तो ये हमने आपको बता दिया कि भाई आश्रित कहां डिफाइन किया गया है, आश्रित है कौन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि आश्रितों में कौन लोग शामिल हैं, आप ये भी तो बताएंगे। तो आश्रित में निम्नलिखित लोग शामिल हैं। कौन कौन? पति या पत्नी हो गया, अगर पति पीड़ित है तो पत्नी आश्रित, अगर पत्नी आपका पीड़ित है तो पति आश्रित हो जाएगा। क्लियर? बालक हो गए, माता और पिता हो गए और भाई और बहन हो गए। ये लोग कौन है? ये लोग आश्रित माने जाएंगे। ठीक है, नोट करके हमने लिखा है, ये बड़ी बात है। ये अगर आपने लिख दिया तो ये एक 4 चांद लग जाएगा मेस में। नोट करके लिखा हमने कि केवल रिश्ता होना ही काफी नहीं है, अर्थात जो पीड़ित पक्ष है और जो पीछे लोग बचे हैं कि वो उनका माता पिता है या उनकी भाई बहन है या उनकी पत्नी है, तो रिश्ता होना ही यहां काफी नहीं है कि वो रिश्ते में फला लगते हैं, ऐसा नहीं है। कानून की मंशा यह है कि ये लोग अपनी आजीविका, ध्यान रखिए, आजीविका या सहयोग के लिए मुख्य पीड़ित पर निर्भर होने चाहिए। बात समझ में आ गई? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि अगर कोई पीड़ित, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसका हाथ पैर तोड़ दिया गया है या इसकी हत्या कर दी गई है और पूरे घर में कमाने वाला सिर्फ यही व्यक्ति था और इसके पीछे माता पिता उसके हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, वो काम हम नहीं कर पाएंगे, बच्चे हैं वो छोटे हैं, ठीक है, पत्नी एक है, तो ये लोग क्या माने जाएंगे? यही लोग आश्रित माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लोग डिपेंड हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो ये आपका पीड़ित व्यक्ति है, उसके पीछे माता पिता हैं, ठीक ठाक हैं, वो भी उनका बिजनेस चल रहा है या बच्चे हैं कहीं काम में लगे हुए हैं अपना, तो वो आश्रित नहीं माने जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? क्योंकि वो लोग इन पे डिपेंड नहीं है, वो खुद पे डिपेंड है, वो अपना काम हम कर रहे हैं, अपना कमा धमा रहे हैं, तो वो लोग यहां पर आश्रित नहीं माने जाएंगे। वही बात यहां पे कही जाएगी कि केवल रिश्ता होना ही काफी नहीं है, कानून की मंशा यह है कि ये लोग अपनी आजीविका या सहयोग के लिए मुख्य पीड़ित पर क्या होना चाहिए? निर्भर होना चाहिए, निर्भर होना जरूरी है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस तरह हमने जो पहला आपका क्वेश्चन था ये हमने देख लिया कि आश्रित कौन होता है। तो हमने यहां पर सेक्शन बता दिया कि आश्रित को कहां परिभाषित किया गया है, फिर उसके बाद हमने बता दिया कि भाई आश्रित होता कौन है, फिर हमने बताया कि आश्रित में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी बता दिया। नोट करके हमने यहां पे ये चीज लिख दी। ठीक, अब सेकंड हमारा आपका आंसर रहेगा कि उनके क्या अधिकार हैं, जो ये आश्रित हैं इनके क्या राइट्स हैं। अब उनको पढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको ये जो लेक्चर है पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। देखिए सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ
यदि आपको यूपी एपीओ 16 माइनर एक्ट जो है आपके मेन से पूछे जाते हैं उनकी क्लास ज्वाइन करना है, या बिहार एपीओ आपके 10 माइनर एक्ट्स हैं आपके मेंस में जो हैं उनकी क्लास ज्वाइन करना है, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि उनके क्या अधिकार हैं, ये पहला हो गया हमारा। अब यहां हम लोग आते हैं आश्रितों के अधिकार। कहा गया कि अगर किसी एससी या एसटी, देखिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप मत लिखिएगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यहां पर एससी या एसटी व्यक्ति की हत्या हो जाती है या उस पर गंभीर अत्याचार होता है तो आश्रितों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। समझिएगा यहां पे क्या हो जा रहा है, अगर किसी एससी एसटी व्यक्ति की क्या हो जा रही है, हत्या हो जा रही है, या उस पर गंभीर अत्याचार या उसके साथ कोई गंभीर अत्याचार हो रहा है। अब ये अत्याचार क्या है, ये अत्याचार आपको कहां मिलेगा, ये अत्याचार आपको सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के ए में मिलेगा। कहां, ध्यान से समझेंगे, सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के ए में मिलेगा, ठीक है। अत्याचार को बताया गया है और ये कहते हैं कि भैया अत्याचार का मतलब क्या होगा, जो सेक्शन 3 में बताया गया है, तो 3 में पूरा एक लिस्ट दिया गया है, वो आपको पढ़ना होगा। तो आने वाले वक्त में मैं सेक्शन 3 भी आपको पढ़ाऊंगा कि आखिर अत्याचार होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखना होगा तो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे की क्लास देख सकते हैं। तो क्या हो गया कि भाई ये होता है तो आश्रितों को निम्नलिखित अधिकार, ये राइट आपके हैं। 4 प्रकार के राइट्स की बात की गई है। पहला, आर्थिक मुआवजा, अपराध की गंभीरता के आधार पर सरकार द्वारा तय राशि दी जाएगी। भाई गवर्नमेंट ये देखेगा कि आपको कितना नुकसान हुआ है, उसी आधार पर आपको क्या देगा, मुआवजा देगा। आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने इतना मुआवजा दिया, तो वो आर्थिक आपकी मुआवजा कैसे दिया जाएगा, वो गंभीरता को देखेगा, जितना गंभीर मामला रहेगा उस हिसाब से वहां पे मुआवजा दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, पुनर्वास की व्यवस्था, रहने के लिए जगह या घर दिया जाएगा। यदि उस व्यक्ति का मान लीजिए घर नष्ट हो गया है, उजड़ गया है या जल गया है, तो उसको नया घर मुहैया कराएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, रोजगार या पेंशन की व्यवस्था करेगा। क्या कहा गया, परिवार के कमाने वाले सदस्य की यदि मृत्यु हो जा रही है तो उस आश्रित को सरकारी नौकरी, ध्यान रखिए, सरकारी नौकरी या पेंशन देने का प्रावधान होगा। ठीक है, आप सुने होंगे ये भैया गवर्नमेंट में थे, इनकी ये मर गए, ठीक है, किसी कारणवश, तो उनकी जगह पे कौन आ गया, उनका लड़का आ गया, तो ये व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और अगर पेंशन की व्यवस्था है तो वहां पेंशन दिया जाएगा। जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट का जहां प्रावधान रहता है उस हिसाब से वो काम किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में शिक्षा और स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के इलाज का खर्च दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके राइट्स हैं, आर्थिक मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार या पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्लियर। अब लास्ट में अगर आप इसका कंक्लूजन करेंगे तो निष्कर्ष पे क्या पहुंचते हैं आप, निष्कर्ष आप ये लिखेंगे कि आश्रित वह है जो पीड़ित का पति या पत्नी, बालक, माता या पिता या भाई बहन हो और जो अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से या मुख्य रूप से उस पीड़ित व्यक्ति पर निर्भर हो। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये पूरा फुल आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है तो इस बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।